Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ साना साना हाथ जोड़ी, जो कि कक्षा 10 के कृतिका भाग 2 की बुक में ये दिया गया है। तीसरा पाठ है साना साना हाथ जोड़ी। इसकी लेखिका है मधु कंकारिया। तो चलिए अब पढ़ते हैं पाठ की ओर। और अगर आप लोग नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। साना साना हाथ जोड़ी। मैं हैरान होकर देखा, आसपास जैसे उल्टा पड़ा था। सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियां की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह, शाम, रात और सब रहस्यमय सितारे भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी आर्द्रता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगी। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, गदही प्रार्थना। हरमो जीवन त्रिमो कौशल, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीख ली। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी के तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देता है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही इस तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद हो रहे थे। कंचनजंगा ना दिखनी थी, ना दिखी। पर सामने ही रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियों। सारे रास्ते हिमालय के घनत घाटियों और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितने नार्गे मुझे बता रहा था, क्या वह बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी थी। चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। किसी ध्वज के सामने लहराती शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती है, पर वे रंगीन होती है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीरें देखी है।
हिचकोले खाते हमारी जीभ थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभानी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कविलोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत की चीक्स खे बमसन ने लेप्चाओं के सोमन के कुंचतके के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम के इन दोनों स्थानों जातियों के बीच चले दुर्भिद झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआत स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या है? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, पैर वेहल। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश के आत्मा एक जैसी, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवती और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घेरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरना अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। ना जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का कामय हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, सड़कें और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी संघन हिमालय वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र है ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते हुए जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के नीचे इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कोंद मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठ पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़ियों के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मेरे हिमालय को सलामी देना चाहती थी कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत के कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर एक तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था।
इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल के सरहोंदे से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर नज़ारे आंखों में आत्मा को सुख देने वाले, कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। चित्रलिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखें देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सनाई बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी हटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाए और सब जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराए पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था, थिंक ग्रीन। आश्चर्य! पल भर में ब्रह्मांड में कितने कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मुद्धिम मुद्धिम हवा, हिलोरे लेते प्रियता और रडोंडे के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चरवित चरवित, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यह चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उपन क्षणों में उनमें मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अदृश्य संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रील अवस्था में थी। थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नित्यानंद के नुपुर अचानक टूट गए हो। मैंने देखा इस आदित्य सौंदर्य के निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठे पत्थर तोड़ रही थी। गूथे आंटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों के पीठ पर बंधी ढोके, मतलब बड़ी कटोरी। मैं उनके बीच बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने सर्वे सुंदर नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ वहीं पर खड़े खड़े VRO के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, ये क्या हो रहा है? उसने चूल्हाबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रहे हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ियाँ चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह मेरे मुंह से अस्मता निकला। वह संजीदा हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुर्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले
डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता था। फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वर्डेड हु डिफाइड डेथ डू बिल्ड दीज रोडल्स। आप ताज्जुब करेंगे, इन रास्तों को बताने में लोगों की मौत का झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवती। उन आदिवासी युवतियों को फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती महिलाओं के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाएं एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वासना एक तरफ। और तभी मेरे सहयात्री मनी और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च कर आई हैं। ये देश की आम जनता तो नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड रिपेयरिंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन मैंने सोचा। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वो श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन वेट लेंगे और तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन वेट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? मनी के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वरविला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इसमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों की भरी भरी गट्टर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता है जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। जरा सी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्ते पर जगह जगह लिखी चेतावनियों भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर, मैन इंटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाली एक याक दिखी। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कि पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों की भारी भरकम गट्टर थी। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खोचा। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोक पहने सिक्किम परिधान चाय की पत्तियां तोड़ रही थी।
नदी की तरह उफान लेती उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का वोग पहन रखा था। संघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की सरमनी और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी में चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए हर्षमय था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मुद्दित मुद्दित हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घाटियों से धंधुरों की रंझुनाहट सी आंखें अनायास पर भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख और शांति और सुकून है जहाँ अखंडता संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं दर्शन बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तमसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मदकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मनी ने कुमारियों को भी मात करते हुए जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब आउख होकर उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। कहाँ आता था इतना आनंद। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरमई तीस्ता नदी के शांत धारा के साथ ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगा, पर अप्रैल की शुरुआत महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम से लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किम नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होते जा रही है। यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहां सतियां बर्फ मिल जाएंगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर से के बाहर हमें उत्साहपूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ उसका महुआ गुड़ुप कर लिया। मीठी
मीठी झिड़कियाँ देखकर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ जब हमारा सफ़र कटाओ की ओर, कटाओ का रास्ता और खतरनाक था और उस धुंध और बारिश तेज जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास में हमें मौन कर दिया था और उस मौन पर बारिश, एक चूक और सब खल्लास। सांस रुके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों की सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधान से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मनी स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी, उसने परंतु प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ देखने लगे थे। पास में तो वो पर्वत थे, वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इस पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई तो और कहीं और धूप में बह गई। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकालकर दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम छोचो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखों में चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया सेंधे मलाई ताओछू, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहुं और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतर कर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनाओं तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लौटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। मेरे पांव झन-झन करने लगे थे, पर मैं वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं बर्फ पर लेटकर उस बर्फीली जन्नत को भी जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांगू लेक किस तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने के बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगाकर खींच रही थी, जिससे महासागर के डार्क रूम में ऐसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे भी अत्याधुनिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अतीत संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य, ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए यह सही करुणा का अवतार बोध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता है। मैंने मनी से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविता? पर मनी उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी।
वो एकाएक दार्शनिक की तरह कहने लगी, ये हेमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राहि मचती तो यही बर्फ सिलियाँ पिघल पिघल कर जलाधार बन हमारे सूखे कंठों का तरावर पहुँचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मनी ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर उन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर। स्वप्न जगाते हुए उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झिनी सी परत मुझ पर छा गई। पड़ते उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छिलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया कि यह बॉर्डर एरिया है। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ती ठंड में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया कि एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर के बाद ही फिर देखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था कि वी गिन अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया। भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान नहीं आया कि जिन बर्फीली इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे, वे हमारे जवान पौष और माघ में भी अधिक, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन सड़कें घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितने के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और आत्मरंता में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायोंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षक और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियुता और रुडांडों के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही दिखेगा। पूरी घाटियों फूलों से इस कदर भर जाए कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियाँ में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियाँ, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आँख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटावों की हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र राजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आवाहों में इस कदर घुल मिल गया कि लगता था ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मनी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और आत्मविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारी देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुट प्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है।
करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदूम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गंगटोक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए। इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वो फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके बाद भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ से फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सुंदर है। मन ही मन में कहती जीप आगे बढ़ने लगी। आइए है इस पाठ के कुछ प्रश्न अभ्यास, जिसे मैं आप लोगों को अगले वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।